बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ से, और इन ज़मीनी हक़ाइक़ में 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला और उस फ़ैसले के पस मंज़र में मरकज़ी सरकार को, मरकज़ी एजेंसीज़ को एक तरह से यकीन था कि जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ 5 अगस्त के बाद बदल जाएंगे। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर की एजेंसीज़ हैं, जो मरकज़ी एजेंसीज़ यहाँ पर काम करेंगी, उन्होंने जो मरकज़ी सरकार को रिपोर्ट दी है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि हालात, ज़मीनी हक़ाइक़ या हालात कुछ बदला नहीं है, उस तरह से नहीं बदले ही जिस तरह से मरकज़ी सरकार को उम्मीद थी। और इन्हीं हालात को बदलने के लिए मरकज़ी सरकार अब एक बड़ा फ़ैसला भी करने जा रही है। और ज़राया से, ख़ुसूसी ज़राया से मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट को फ़ौक़ियत देते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार आने वाले दिनों में मरकज़ी सरकार के हुक्मनामे के मुताबिक सभी खाली पड़ी असामियों की फ़हरिस्त भी मुश्तर कर रही है। और यहाँ ये भी माना जा रहा है कि जितनी भी खाली पड़ी असामियाँ हैं, मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार को मशवरा दिया है कि इन सभी खाली पड़ी असामियों को फिलफौर पुर किया जाए, टॉप प्रायोरिटी पे इस पे काम किया जाए। और जितने भी इदारे यहाँ इस वक्त एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो हैं उन्हें मुस्तहकम बनाया जाए, उन्हें फ़ौक़ियत दी जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने के हवाले से कहीं न कहीं इक़दाम उठाए जा सकें। लंबे अरसे से दर्द सर बने डेली वेजों के मामले पर भी मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार को लिखा है, बताया है कि इनका मामला भी, यानी डेली वेजों का मामला भी ठोस बुनियादों पर ख़त्म किया जाना चाहिए। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर की सरकार को मरकज़ की तरफ से जो भी ज़रूरत हो, जो भी मदद की ज़रूरत हो, वो फराहम की जा सकी है। माना जा रहा है कि मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार को ये भी बताया है कि आए रोज़ के मुजाहरों से जम्मू कश्मीर के वर्क कल्चर पर असर अंदाज हो रहा है, और इसी की वजह से जम्मू कश्मीर में जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो नहीं बदले जा सकते हैं। और इन सभी मामलात को पस मंज़र में रखते हुए मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार को एक नए एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात भी की है। और माना ये भी जा रहा है, जो ज़राया हमें बता रही कि बहुत जल्द ही डेली वेजरों का मामला और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो खाली पड़ी असामियाँ हैं उनकी फ़हरिस्त मुश्तर की जाएगी, और उन सभी फ़हरिस्तों पर जो भर्ती का अमल है वो तेज़ी से शुरू किया जाएगा। ये बड़ा मामला जम्मू कश्मीर के मामलात के मुतालिक। लेकिन अब दूसरा बड़ा मामला जो सियासत में इस हफ्ते ही कोई बड़ी खबर लेके आया है। इस हफ्ते की या इस महीने की बड़ी खबर जो अगस्त की थी वो शुरू हुई महीने के आखिरी दिनों में, और ये ठीक उस वक़्त शुरू हुई जब दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बवाल, एक चर्चा देखने को मिला। और ये बवाल और चर्चा गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफ़ा के तौर पर था। कांग्रेस से उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, लोग अपने अपने तरीके से इसके अंदाजे कर रहे थे। कुछ लोग या सोशल मीडिया पर इस पे बहस भी की जा रही थी, और फिर इंतज़ार था कि गुलाम नबी आज़ाद इस पे कब बोलेंगे, कब करेंगे। आज बाज़ाब्ता तौर पे गुलाम नबी आज़ाद ने दिल्ली में मीडिया से इस हवाले से बात की, और मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस को मैंने नहीं छोड़ा, मैंने घर को नहीं छोड़ा, बल्कि हालात कुछ ऐसे पैदा किए गए कि मुझे घर छोड़ने पे, कांग्रेस को छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बताया कि जिस घर में जिस शख्स को पराया समझा जाए, अक्लमंद शख्स वही है जो अपना घर ही छोड़ दे, घर की बर्बादी को मैं साथ न दे। वज़ीर आला साबका वज़ीर आला माफ़ किया, गुलाम नबी आज़ाद ने दिल्ली में मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। 2 बड़े मुद्दे हैं, और इन दोनों मुद्दों पे हम आपको बताएंगे गुलाम नबी आज़ाद ने क्या बताया। पहले आपको बताते हैं उन्होंने क्या बताया कांग्रेस से अलहदगी के हवाले से। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए, और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी ये गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली में मैंने कांग्रेस को क्यों छोड़ा। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद से यहाँ दूसरे भी मुद्दे थे, सवाल बहुत थे, और अक्सर लोग बता रहे थे, अक्सर लोग सोशल मीडिया पे बहस करके क्या गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी ने कहीं लॉन्च तो नहीं किया है, कुछ इस तरह के खदशात का इज़हार भी किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में नई सियासी जमात बना लेंगे, कुछ बता रहे कि नेशनल लेवल पर सियासी जमात बताएंगे। और जब पार्लियामेंट में उनकी रुखसती का जब दिन था, जो एज ए मेंबर ऑफ अपोजिशन वो रुखसत हुए, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो तब जो हालात
हालात वहाँ पे बने जब वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पे तकरीर की, वज़ीर-ए-आज़म ने पीठ थपथपाई, वज़ीर-ए-आज़म ने ग़ुलाम नबी आज़ाद के हवाले से जो कलमात का इज़हार किया, उनको भी कुछ लोग बुनियाद बनाकर सोशल मीडिया से लेके गली नुक्कड़ पर बहस करते रहते हैं और बी टीम से लेके सी टीम की बातें भी की जा रही हैं। और ग़ुलाम नबी आज़ाद ने आज उन सभी पहलुओं को खंगालते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि वो बात तब की है, तब हालात कश्मीर के मामलात को थे, तब वो रोना धोना, तब वो सब मामलात जो थे वो कश्मीर के हवाले से थे। ताहम मोदी जी का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने क्या बताया, आपको सुनाते हैं। मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से तो रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी और स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब ये ग़ुलाम नबी आज़ाद हैं और ग़ुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में थे। पर लगभग 50 साल का सियासी सफ़र कांग्रेस से शुरू किया और बाद में कांग्रेस से अलहदगी पर इख्तियाम पजीर भी उनका सफ़र हुआ। आगे की क्या सूरत हाल बनती है इस पे हम आपको बताएंगे, क्योंकि 4 और 14 के बीच में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन इस 4 और 14 में 9, 2, 11 कौन कौन होगा ये अभी हम आपको बताएंगे। ये 9, 2, 11 की लंबी फरिश्तारी है। जम्मू से बड़ी तादाद में लोगों के नाम आ रहे हैं, कश्मीर से भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं और कश्मीर से किसका नाम आ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बताएं, वक़ार रसूल नवमुंतखब कांग्रेस के रियासी सदर और आज वो श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए थे। यहाँ पे कारकुनान से बात की, पार्टी लीडरशिप से बात की और पार्टी लीडरशिप से बात करने के दौरान वक़ार रसूल वानी ने कई मामलात उठाए। ग़ुलाम नबी आज़ाद की सियासत का तज़किरा भी किया, क्योंकि कल तक ग़ुलाम नबी आज़ाद के ख़ास लेफ्टिनेंट वक़ार को ही माना जाता था और ये भी माना जाता था कि अगर एक दायां हाथ सरूरी है तो बायां वक़ार रसूल बानिहाली है। और वक़ार रसूल बानिहाली जो कांग्रेस के रियासी सदर बन चुके हैं ने श्रीनगर में आज ग़ुलाम नबी आज़ाद की सियासत पर तीखा वार भी किया और सियासत की उलटफेर को, ग़ुलाम नबी आज़ाद की सियासत को उलटफेर की सियासत से ताबीर करते हुए बताया कि उम्मीद नहीं थी कि आज़ाद इस आज़ादी से ये सब कुछ करेंगे। 23 तारीख शाम को मैं मिलता हूं, 26 तारीख ये पार्टी अनाउंस करता है, 23 तारीख को मैं मिलता हूं, 23 तारीख को कहता है कि जनाब इस तरीके से पार्टी को चलाएंगे, यहां ये करेंगे, वहां वो करेंगे। मुझे समझ नहीं आता है, मैंने सियासत ही देखी है लेकिन इतनी गिरी हुई सियासत कभी नहीं देखी कि एक आदमी मुझे शाम को समझा रहा है कि कांग्रेस कैसे आगे चलानी है और दूसरे दिन वो, क्योंकि ये सारा प्लान था, तो दूसरे दिन वो इस्तीफा देके अपनी पार्टी अनाउंस कर। और लोगों को ये पता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि कोई सब पार्टियां जो जम्मू कश्मीर है वो बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ जा सकती हैं और गई भी हैं। और आगे जो आज 3 टीमें काम कर रही हैं, तीसरी भी अब आ गई, तो ये टीमें वक़ार रसूल बानिहाली श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे, कारकुनान से भी बात की। लेकिन आपको बताएं, वक़ार ने यहाँ ए टीम, बी टीम, सी टीम की बात भी की और बी टीम और सी टीम की बात करते हुए उसने बताया कि यहाँ पे कल जो अल्ताफ बुखारी का बयान था, उसी बयान के पस मंज़र में बताया कि अब इन टीमों को आपस में ही लड़ना है। और वक़ार ने यहाँ श्रीनगर में ये भी बताया कि उन्होंने अपनी ज़ुबान बंद रखी है, उनके पास कई राज हैं, अगर वो राज इफ्शा करेंगे तो कई की सियासत दफन हो जाएगी। वक़ार रसूल बानिहाली श्रीनगर में। लेकिन वक़ार ने यहाँ कश्मीरी के मुहावरे इस्तेमाल भी किए और ये भी बताया कि पोछस खरा पोछ खानदार ने दुश्वई, ये कश्मीरी का मुहावरा है जिसका मतलब है मेहमान मेहमान को चिढ़ता है, लेकिन घर वालों को तो दोनों मेहमान परेशानी का सबब ही मालूम होते हैं। और इन्हीं का हवाला, इसी मुहावरे का इस्तेमाल करते उसने बताया कि कहाँ आज़ाद, कहाँ अल्ताफ बुखारी, कहाँ सजादुन, सब एक थाली के चिट्ठे बट्टे हैं, सब बीजेपी की BCDEFT में हैं। वक़ार ने क्या बताया? कशिर मज वन दपन है सोन खरन सोन, तो यम आज गोड़ 2 सोन, वह आय 3
लिहाजा अब ये ई टीम बी टीमों की लड़ाइयां रोज आप देखोगे। हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेकुलर है, कांग्रेस है, कोई ये नहीं बोल सकता है कांग्रेस बीजेपी से मिलेगी। बाकी तो सबका टांका फिट है, चाहे अंदर से है बाहर से है, किससे मिल रहे हैं कहां से मिल रहे हैं, ये सारा सिस्टम जुड़ा हुआ। आज इसको सियासी ऐसा अखाड़ा बीजेपी ने बना दिया, इतनी तबाही कर दी, पार्टियों पे पार्टियां बनाई जा रही है। लिहाजा मैं ये कहूंगा लोगों को, पार्टियों में पार्टियां बनाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में हर गली नुक्कड़ हर मुकाम पे कोई न कोई पार्टी अब देखने को मिलेगी और ये सब बी और सी टीम में हैं और ये वकार ने बताया। लेकिन आपको बताएं वकार का आज का बयान और उसी पस मंजर में ताज मजीद जिनने कल ही कांग्रेस अपना रिश्ता तोड़ते हुए कहीं न कहीं अब गुलाम नबी आज़ाद की तरफ जाने का इशारा भी दिया था, ने आज वकार रसूल बानिहाली पर जवाबी वार करते हुए बताया कि वकार बताएं जबान क्यों बंद रखी है और वो बताएं कि क्या क्या राज है उनके पास, ताकि लोगों को असल और फरा में फ़र्क महसूस हो सके, फ़र्क कर सके। ये वकार के हवाले से उन्होंने बताया और साथ साथ में ये भी बताया कि कांग्रेस में जब भी 377 की बात की जाती थी कांग्रेस लीडरशिप के सामने तो वहाँ पे ज़बान बंद रखने को कहा जाता था। आज की डेट में अब कांग्रेस से हम आज़ाद हैं, अब दिल्ली का सब कुछ यहाँ पे नहीं चलेगा। लेकिन आपको बताएं ये सब कुछ और इस सब के बीच में सियासी वफादारियाँ बदलने का सिलसिला भी जारी है। बड़ी तादाद में सियासी वफादारियाँ बदलने की बात की जा रही हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि इसका असर जो है किन किन जमातों पर पड़ सकेगा। आज भी बताते चले लगभग 1 दर्जन के करीब जो कांग्रेस के अपनी पार्टी या पीपल्स पार्टी के जो लीडरान थे उन्होंने और कांग्रेस के उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर खित्ते चिनाब से लेकर पीर पंचाल तक अपनी पार्टियों से अलहदगी इख्तियार करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर अपना ऐलान भी किया कि वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाएंगे। और फिर कश्मीर में बड़े नाम लिए जाते हैं, अपनी पार्टी के बड़े लीडरों का और बड़े मीरों का नाम भी लिया जाता है और कुछ मीरों से हम आज मिले भी हैं। एक मीर बेंगलोर में था, 2 मीर इधर ही है और उन तीनों का जहां नाम भी लिया जा रहा था वहीं हमें नहीं लगा कि उनके जो आदाद तेवर हैं वो कहीं उधर उधर जाने की बात कर सकते हैं। हमारी उनसे जो मुलाकात के दौरान साफ तौर पर लग रहा था कि अभी उनका कोई ऐसा मन भी नहीं है, ना कोई ऐसी सोच है। और ख़ुद भी बात करें तो अल्ताफ़ बुखारी का मॉरल भी कहीं न कहीं पे भी हमें डगमगाता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ख़बरें बड़ी हैं, बात मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की भी सोशल मीडिया पे की जाती है, बात इमरान रज़ा अंसारी की भी की जाती है, खुर्शीद आलम का भी नाम लिया जाता है और उसके साथ साथ कई और लीडरान जिनमें अपनी पार्टी के बड़े लीडरान हैं उनका नाम भी लेते हुए बताया जा रहा है कि ये भी कहीं न कहीं आज़ाद की तरफ रुख बदल सकते हैं। और ये आज़ाद की तरफ कब रुख बदलेंगे, सियासी जमातें या सियासी लीडरान और सियासी तजिया निगार यही बताते हैं कि 4 का 14 होगा। 4 को जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद की बड़ी मीटिंग होगी और 4 की तारीख को पता चलेगा कि जम्मू में उनके साथ कौन कौन आता है और फिर 14 को कश्मीर में जो इजलास होगा गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का। और कुछ हल्कों से ये भी हमें बताया गया कि नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस नाम की नई पार्टी जो वजूद में आ सकती है उसमें 4 और 14 का फ़र्क 14 से साथ ही मालूम हो जाएगा। और इस 4 और 14 के बीच में कौन सा लीडर किस जमात से 9-2-11 होते हुए गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के साथ मिलेगा ये भी अपनी जगह पे है। लेकिन क्या कौन कौन सा लीडर निकल पाएगा, अलग अलग तज्ज़िये हैं। आज शाम हमें संग्रामा के साबका MLA का नाम भी मालूम हुआ, उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पे अपना ठेला अपना बैग लेके बाज़ाब्ता तौर पे गुलाम नबी आज़ाद के साथ सफ़र आगे का बढ़ाने का ऐलान भी किया है। और कश्मीर से भी कई नाम आते हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि आने वाले दिनों में ये कहाँ वफादारियां बदल सकते हैं। ये वफादारियों का सिलसिला, लेकिन इन वफादारियों से किसको क्या मिलेगा ये भी बात है, क्योंकि कश्मीर में हालात में मामलात और सियासत में कुछ सियासी पंडित ये भी कहते हैं कि अगर गुलाम नबी आज़ाद ने 370 की जो ललकार है उसको जारी रखा और उस 370 के साथ साथ अगर उन्होंने गुड गवर्नेंस के हवाले से जम्मू कश्मीर में सरकार को कहीं न कहीं गुड गवर्नेंस में सामने लाने की कोशिश की तो हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद का दूसरी सियासी जमातों से पलड़ा बारी हो जाए। लेकिन ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ की सियासत और यहाँ के मौसम के मिजाज का कोई पता नहीं, कब कहाँ पे चित हो जाए ये भी मालूम नहीं होता है। लेकिन PDP के लीडरान भी सियासत में कहीं न कहीं गोते खाते हुए नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी लोन हांजूरा ने भी आज इसी सियासत के पस मंज़र में अपना रद्दमल जाहिर करते हुए बताया कि मामलात कितने भी हों PDP के लिए कोई बड़ी बात ये नहीं बन सकती है। ये तो बदकिस्मती की बात है। अब B टीम वाला कहता है कि अब A टीम आ गई
تو یہ اے ٹیم اور بی ٹیم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اے ٹیم کون ہے اور بی ٹیم کون ہے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نہ کبھی اے ٹیم تھی، نہ بی تھی، نہ سی تھی. رہا سوال کہ تاج صاحب نے کیا کہا یا آزاد صاحب نے کیا کہا، وہ پی ڈی پی کے ساتھ کریں گے یا نیشنل کانفرنس کے ساتھ کریں گے، ابھی تو دور کی بات ہے. ابھی تو الیکشن بھی نہیں ہو رہے ہیں. جب الیکشن ہوں گے تو غلام نبی لون ہانجورہ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور بی ٹیم اور سی ٹیم کی بات بھی کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ سب کریشن ہے یہ ساری جماعتیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو مدعا آج انہوں نے اٹھایا وہ کشمیر میں بے روزگاری اور نوجوانوں کے لسٹوں میں فہرستوں میں جو آئے روز کہیں نہ کہیں ہنگامہ برپا ہو ہی جاتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں ایف اے کا جو معاملہ جو سری نگر کی پریس کالونی میں تھا اس لسٹ کو بھی کالعدم قرار دیا جا چکا ہے. اس سے پہلے پولیس کی لسٹ کو بھی کالعدم قرار دیا جا چکا ہے. اور آج غلام نبی لون ہانجورہ نے اسی معاملے پہ بتایا کہ یہ سب کچھ بی جے پی کے کیے پہ ہو رہا ہے اور بی جے پی ہی گپلوں اور گھوٹالوں کے یہاں پہ سرکار بنانے کی یا گپلوں اور گھوٹالوں سے ہی کچھ نہ کچھ کا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کہ جب ہماری سرکار تھی، پچھلی سرکار جو ڈسالو ہو گئی، اس میں کوئی بیک ڈور اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. اگر کسی کا پاس ثبوت ہوگا تو ہم اس کا جواب دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بیک ڈور انٹری نہیں ہوئی ہے. جو بھی ہوا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ حساب سے ہوا ہے اور ایس ایس آر بی نے جتنی بھی اپوائنٹمنٹس کی ہیں وہ اچھی طریقے سے ہوئی ہے. لیکن آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لسٹ نکل رہا ہے، دوسرے دن یہ خبر آ رہی ہے کہ اس میں گھوٹالا ہوا ہے. ابھی تک 2 یا 3 لسٹ ایسے ہیں جن کو کالعدم قرار دیا گیا اور جن میں صاف طور سے گھوٹالا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی والے جو دعویٰ کر رہے ہیں، بی جے پی والے جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی بنیاد نہیں ہے. غلام نبی لون ہانجورہ سری نگر میں آج میڈیا سے بات کرے تھے. آپ کو بتاتے چلیں پی ڈی پی کے حلقوں میں فی الحال چھپی ہے اور اس ساری پھیر بدل کی سیاست میں مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر نقصان ہوگا اپنی پارٹی کا ہوگا، پیپلز کانفرنس کا ہوگا، نیشنل کانفرنس کے کچھ نام بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن بتایا جاتا ہے کہ پی ڈی پی کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا اور جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی سیاست اگر کہیں پہ سٹرانگ رہتی ہے تو وہ صرف پی ایچ ڈی کو لے کر رہ سکتی ہے، ادروائز ان کا بھی ٹھیں گوپال ہی ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال آپ کو بتائیں پولیس کا ایک معاملہ اور اس پولیس کے معاملے میں ہم آپ کو بتائیں آپ کا موبائل آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس موبائل سے آپ بڑے کام کر سکتے ہیں. یقین نہ آئے تو کبھی آزما کے دیکھیے گا. آپ علاقے میں کہیں جرائم ہوتے دیکھ رہے ہیں تو موبائل سے آپ اس کا ویڈیو بنا سکتے ہیں. وہ موبائل کے سوشل میڈیا پہ آپ اس کو شیئر کر کے کہیں نہ کہیں اگر 100% نہ صحیح لیکن 10 20 30 40 50% تک ہم جرائم کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. آپ نے موبائل نکالا، اس موبائل کو دیکھتے ہی بہت سے مجرم ڈر جاتے ہیں اور وہ مجرم پھر جرم ہونے سے کسی حد تک رکاوٹ بھی آتی ہے. اور اسی موبائل کا استعمال جموں کشمیر پولیس نے بھی آپ لوگوں کو کرنا بتایا ہے اور باضابطہ طور پہ آج پولیس نے اپنی موبائل ایپ بھی لانچ کی ہے. سری نگر میں آج پولیس نے اپنی موبائل ایپ کو لانچ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اب ایک کلک پر جموں کشمیر پولیس اس ایپ کے ذریعے آپ کے دروازے پہ ہوگی اور اس پلے سٹور پر JKECOP نامی یہ ایپ جو ہے یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل پر اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ اپنا FIR بھی درج کرا سکتے ہیں. آپ کا چالان وغیرہ کہیں پہ اس کے حوالے سے ادائیگی بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ وغیرہ نکالنی اس ایپ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کرایہ دار یا آپ کے یہاں PG ہے تو اس کی تصدیق وغیرہ یا آپ کے گھر کوئی مہمان ہے یا پولیس کو کوئی انفارمیشن دینی ہے تو اس ایپ کے ذریعے بھی آپ دے سکتے ہیں. اور ضرورت پڑی کہیں جرم ہو رہا ہے تو آپ ایک ویڈیو بھی اٹھا کے اس ایپ پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، فوراً پولیس ایکٹیو ہو جائے گی. تو یہ موبائل بڑے کام کی چیز ہے. ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، نگیٹو بھی ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کے نگیٹو امپیکٹ بھی ہے، نگیٹو پہلو بھی ہیں، لیکن اگر لیا جائے تو پازیٹو بھی ہیں. اور پازیٹو لیتے ہوئے آپ کو یہ ضروری ہے اگر کہیں کرائم ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں تو فوراً اپنا موبائل نکالیے، سوشل میڈیا پہ ڈالیے، ہمیں بھیجیے، ہم اس کی خبر بنائیں گے. ہم بتائیں گے کہ جرم روکنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل سب سے زیادہ اموات جو ہوتی ہیں وہ جرائم سے ہوتی ہیں، یعنی نشے کے جرم سے ہوتی ہیں. تو آپ اپنا خیال رکھیے گا. لیکن آپ کو بتائیں اس نشے سے بچنے کے لیے کھیلوں کا ایک اہم رول ہے اور آج کا دن کھیلوں کا عالمی دن تھا اور آج کے دن پر ملک بھر میں کھیلوں کے عالمی دن پر کھیل کے قومی دن پر معاف کیجیے گا ملک بھر میں آج کھیل مقابلے ہوئے اور آج کا دن معروف کھلاڑی آنجہانی میجر دھیان چند کے نام سے منسوب کیا گیا تھا. اور آج جموں کشمیر کی شمال و جنوب میں کھیل مقابلے کیے جا رہے تھے اور آج کے دن کو ان کے تئیں
वक़फ़ करते हुए जहां उनकी खिदमात को सराहा भी जा रहा था, वहीं खेलों के हवाले से बताया जा रहा था कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन से लेके बच्चों तक, सबके लिए, बच्चियों से लेके बच्चों तक खेलों का एक अपना रोल है और इस रोल से हम अपने मुआशरे को एक नई जहत भी दे सकते हैं। श्रीनगर की वुमेन्स कॉलेज की तकरीबात भी आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, ये श्रीनगर के वुमेन्स कॉलेज पे, और यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से आज जो खेल मुकाबले, ख़ास तौर पर हॉकी मुकाबले मुनक्कद किए गए, और यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़रत गुल बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद थी, और यहाँ ये भी उन्होंने बताया कि खुशी की इंतहा हो रही है जब हम अपने आस पास अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को खेलों की तरफ राग़िब देखते हैं और ये अपनी ज़रूरत की बात भी करते हैं। ज़रा श्रीनगर का हाल आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएं मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक अजीम खिलाड़ी, उनके नाम से आज का दिन मंसूब, और आज के दिन पर जम्मू कश्मीर के बडगाम से लेकर बारामूला और कुपवाड़ा के लोलाब से लेकर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और खैरम तक आज इस तरह के मुकाबले मुनक्कद हो रहे थे। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, मेजर ध्यानचंद जी का हम डेफिनेटली मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ की थी हॉकी के लिए, उनको हॉकी का विज़र्ड कहा जाता था। अब जहाँ आपका सवाल है कि लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स, हर एक इंसान के लिए स्पोर्ट्स में आना ज़रूरी है। अगर हम स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, जोश जज्बा बच्चों में था। बारामूला की तस्वीर भी दिखाएं कौमी खेल मुकाबलों के आज के दिन पर। अगली तस्वीर बारामूला और बडगाम की है, पहले बडगाम की दिखाते हैं, और बडगाम की ये तस्वीर, और इन तस्वीरों में बच्चों ने आज के दिन पे करतब भी दिखाए, और करतब दिखाने के साथ साथ स्पोर्ट्स काउंसिल और अमले का शुक्रिया भी अदा किया। और यहाँ पे बारामूला में ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ बडगाम में भी ज़िला तरक्याती कमिश्नर मेहमान ख़ुसूसी के तौर मौजूद रहे और बच्चों ने अपने करतब भी दिखाए। ये खेलों की खबरें हर जगह से आ रही हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हर जगह से आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हम अगली खबर आपको लेंगे, वो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से 2004 में ये बनाई गई थी। इंजीनियर थे, बेकार थे, और तब की सरकार मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक स्कीम लॉन्च की और बताया कि इंजीनियर जो हैं इन्हें बाइज्जत तरीके से रोटी कमाने के लिए इन्हें ठेकेदारी का मौका देना चाहिए। लेकिन सरकार बदली 5 अगस्त 2019 के बाद इनका मामला भी खटाई में पड़ गया, और आज ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा भी कर रहे थे। इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और वक्त बचाते हुए अगली खबर पर चलेंगे, लेकिन पहले इनकी सुनते हैं। हमारी स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी उस वक्त पीडीपी की गवर्नमेंट थी, ये आवाज़ अगेंस्ट थी। जैसे रैबरी खेल है, रैबरी ज़राअत है और रैबरी टीचर्स है, उसकी आवाज़ हमको ना एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स। हमको रिजर्वेशन मिलती थी गवर्नमेंट वर्कर्स में, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिक। चलिए, ये इंजीनियर इन्हें रिजर्वेशन में रखा गया था, लेकिन इन इंजीनियर से भी गुजारिश कि कितना टाइम रिजर्वेशन में रहोगे, 20 साल। यहाँ हर कोई रिजर्वेशन की बात करता है, चाहे वो ट्राइबल्स हों, चाहे पहाड़ी हों, गुज्जर हों, हर कोई रिजर्वेशन की बात करता है। पढ़ा लिखा इंजीनियर भी, ठेकेदारी आपको मिली, आपको मौका मिला ग्रूम अप होने के लिए, और उसके बाद आज भी अगर 20 साल बाद भी आप इंजीनियर रिजर्वेशन की बात करेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई किस काम की। लेकिन आपको बताएं, आंगनवाड़ी भी मुजाहरा कर रहे थे, उनकी खबर भी आपको बता नहीं सके, लेकिन आंगनवाड़ी का मामला भी था। और पुसू पुलवामा की NTPSC का हाल अहवाल भी हम आपको बताना चाहते थे, वक्त की कमी की वजह से आज नहीं बता सके। DC पुलवामा बसीरुल हक से गुजारिश, पुसू पुलवामा की NTPSC उस पर भी नजर रखें। लेकिन फिलहाल श्रीनगर की स्टूडियो से मुझे इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।